everybody. I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 6 chapter 10 our Bazaar. In this video lecture we will get to know about, but before that I would request you all to like and share this session once. We are going to study in this chapter market, different kind of market, other market, how do goods reach these market, wholesaler, retailer, market and inequality, the banking system. A market is a place where goods and services are bought for a price. It have been an integral part of our lives since ancient time. It shows interdependence that the member of society on one another. In early stage, man's limited need could be catered by the member of a society. In this system, where needs were met through the exchange of goods and services are called barter system. An increase in the population and the need of human industries produce different goods apart from the traditional agriculture product to meet the need of the growing population. This system proved insufficient and the system of money exchange came into existence. A market is a place. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं. मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट फॉर द प्राइस. कोई भी मार्केट में जाके हम सामान खरीदेंगे. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको गुड्स और सर्विसेज मिलता है इन रिटर्न जब हम उनको मनी प्रोवाइड करते हैं. प्राइस मीन्स मनी. अब आपने देखा होगा कि गुड्स मीन्स सामान, सर्विसेज मतलब टीचर, डॉक्टर, वॉशरमैन, क्लोथमैन जो अपनी प्रोडक्शन नहीं करते हैं वो अपने सर्विसेज के थ्रू हमारी हेल्प करते हैं. उनके लिए भी हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं. दैट चार्ज इज़ नोन एज फ़ी और वेजेस. ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी भी हम देते हैं किसके थ्रू, मनी के थ्रू ही देते हैं. एंशिएंट टाइम में आप लोगों को पता होगा तो बार्टर सिस्टम चलता था. अब आप बोलेंगे बार्टर सिस्टम क्या है. This system where needs were met through the exchange of goods and services was called barter system. जहाँ पहले गुड्स के रिटर्न में गुड्स ही मिलता था क्योंकि मनी नहीं थी. मनी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था उस टाइम में. अगर आप किसी फार्मर के पास कुछ ग्रेन्स है तो वो जाके किसी क्लॉथ वीवर को दे देंगे कि मुझे ये कुछ ग्रेन्स ले लो और मुझे क्लॉथ रिटर्न कर दो. और वही क्लॉथ वीवर को अगर कुछ ग्रेन्स चाहिए होंगे तो वो पहले फार्मर के पास जाके बोलेंगे कि आप ये कुछ क्लॉथ्स रखो, इन रिटर्न आप मुझे कुछ ग्रेन्स दे दो. तो गुड्स के थ्रू गुड्स ही एक्सचेंज होते थे उस टाइम में. किस टाइम में, बार्टर सिस्टम के टाइम में. अब धीरे धीरे क्या हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा होने लग गई तो उससे क्या होने लग गया, ह्यूमंस की नीड्स भी बहुत ज़्यादा होने लग गई. तो नीड्स ज़्यादा होने लग गई पर प्रोडक्शन तो इतना नहीं होता था कि हम गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स दे सके. तो ये जो सिस्टम था बार्टर सिस्टम, इसको वो जो सिस्टम था वो इनसफिशिएंट हो गया और इस सिस्टम में मनी एक्सचेंज केम इनटू बीइंग और उसके बाद मनी का इन्वेंशन हो गया था. तो उस समय लोगों के पास ऐसा था नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कोई सामान कोई लेने जाता था तो उसको नहीं मिलता था क्योंकि शॉर्टेज थी. अब ऐसा नहीं है. अब जब से मनी का इन्वेंशन हुआ है तो कोई भी सामान हम ले सकते हैं कहीं पर भी. इन रिटर्न मनी दे के हम कोई भी सामान मार्केट से या कहीं और जगह से भी परचेज कर सकते हैं. Different kinds of market. First one is weekly market. Market which is held on a specific day of the week. Sellers roaming here and there as area wise. Such market are called hats. Market which do not have permanent shop. Traders set up shop for the day and then close them in the evening. Then
they may set up at a different place the next day. जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मार्केट है वो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीक में लगता हो, उसको हम वीकली मार्केट कहते हैं, जहाँ पे सेलर्स इधर उधर घूमते हैं एरिया वाइज, और ऐसे मार्केट को हाट भी बोला जाता है। सपोज़ कि आज वीकली मार्केट लगा, तो उस वीकली मार्केट में आज शॉप्स इधर लग गई, कल दूसरे एरिया में लग गई, थर्ड डे किसी और एरिया में लग गई। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जो सामान होता है वो उसको इवनिंग में क्लोज़ करके नेक्स्ट डे कहीं और शॉप लगाते हैं। तो ना तो उनकी शॉप्स परमानेंट होती है, ना वो मार्केट। Many things in weekly market are available at cheaper rate. Why? Not extra expense, no wages to pay, huge competition. वीकली मार्केट में जो सामान मिलता है वो सस्ते में ही मिलता है। चीपर रेट मतलब लो कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं लगते ना तो शॉप का रेंट लगता है, ना इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस करने पड़ते हैं, ना उनको कोई जगह लेके काम, वो अपना सेटअप ऐसे ही कर लेते हैं, इवनिंग में अपना सब कुछ क्लोज करके उस स्ट्रीट को बिल्कुल खाली कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो खुद ही दिखाते हैं, वो खुद ही सेल आउट करते हैं। तो ना तो उनके पास कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनको ना वेजेस देनी पड़ती है, तो ना एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। ह्यूज कंपटीशन भी नहीं है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर, मेरे पास जो शॉप है उसमें से वो जो पर्सन है वो ज़्यादा अर्न कर लेगा या मैं अर्न कर लूँगा, नहीं। कई बार क्या होता है, एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो कुछ पोटैटोज़ या कुछ मैंगोज़ की कॉस्ट ले लेते हैं हम। तो मार्केट में जब सेल आउट करने के लिए होते हैं तो 20 रुपीज़ डज़न वो सेल आउट करते हैं। धीरे धीरे वो 20 रखते हैं, कस्टमर कभी 18 से ले लेता है, कभी 19 से ले लेता है, ऐसे परचेज़। जब लास्ट में इवनिंग में उनके पास कुछ स्टॉक बचा हुआ होता है तो वो उस चीज़ को 10 रुपीज़ में भी सारा सेल आउट करके चले जाते हैं। तो ह्यूज कॉम्पिटिशन तो कहीं है ही नहीं कि इस चीज़ को इतने में सेल आउट करना है ही नहीं। ये सब चीज़ ऐसे वीकली मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। अब सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वीकली मार्केट का वो क्या है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नीड such as vegetable, grocery, cloth item और utensil, all of them can be found here. सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। Second is neighborhood shops. First, shop in the neighborhood. Shops which sell goods and services in our neighborhood. We buy milk from the dairy, grocery from departmental store, stationery, eatable or medicine from other shop. It is a marketplace next to residential area. जो मार्केट हमारे नेबरहुड मतलब हमारे आसपास के एरिया में जो होता है उसको हम नेबरहुड मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ हमारे घर के आसपास ही मिल जाती है। लाइक एक डेयरी है जिसमें से हम लोग मिल्क और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते, या हमारे घर के पास ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ से जाके हम लोग और भी ग्रॉसरी वगैरह सब खरीद सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाओ बार्बर शॉप है, स्टेशनरी है, सब कुछ मतलब हमारे रेसिडेंशियल एरिया में मिल जाता है। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ जो हमें सब सामान मिल जाता है उसको हम नेबरहुड शॉप्स बोलते हैं। Third one is shopping complex and mall. A group of shop under one roof is a shopping complex. Large multi-storied air-conditioned building with shops on different floor known as mall. जैसा कि आप सभी को पता है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स क्या होते हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ शॉप एक ही रूफ के नीचे, या जो कह दिया जाए कि लार्ज मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनल बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो पूरी एयर कंडीशन है और उसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ शॉप अवेलेबल है, उसको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल बोलते हैं। कि जिसमें हमको कहीं जाना नहीं हो और एक ही बिल्डिंग के अंदर सारी की सारी परचेजिंग एक ही जगह पे हम कर लें, उसको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल बोलते हैं। ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स होते हैं ये बेसिकली अर्बन एरिया के अंदर ही होते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन अर्बन एरिया में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू रूरल एरिया।
तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग इन्हें ज़्यादा परचेज़ करते हैं या ज़्यादा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल है उसे लाइक करते हैं और यहाँ से परचेजिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स आर सोल्ड। कहने का मतलब है कि ब्रांडेड और अनब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड जो क्लोथ्स या कोई भी गुड्स हैं वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में अवेलेबल है। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। वाई? कहने का मतलब है कि जो ब्रांडेड क्लोथ्स हैं या गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि देखो, सबसे पहले ये जो मल्टी स्टोरेज एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती है इसमें वेल बिहेव स्टाफ होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है और एडवर्टाइजमेंट खूब होता है। कहने का मतलब है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे या ब्रांडेड गुड्स होंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें उसको उसकी अट्रैक्टिवनेस, उसका पैकेजिंग, उसको अच्छा मटेरियल से बनाना, अच्छा उसी के पीछे एडवर्टीज़मेंट का जो चार्जेस है वो भी ज़्यादा, कि कैसे कि ब्रांडेड जो थिंग्स है उसको प्रमोट किया जाता है। तो प्रमोट कैसे किया जाता है? हम किसी भी ब्रांड की एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, एनी ब्रांड, तो उसको प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई सेलिब्रिटी उसको एडवर्टाइज़ करती है। तो वो सेलिब्रिटी या कोई स्पॉन्सर्ड करता है उस पर्सन के जो चार्जेस और कंपनी के जो सारे रेंटल बेसिस या और भी सब कुछ चीज़ों को देखते हुए ये जो ब्रांडेड गुड्स हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड थिंग्स। तो कहने का मतलब यही है कि एक ही शॉप पे सारे कुछ मिल जाना, सारा सामान एक ही जगह पे मिल जाना, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, सब कुछ एक ही शॉप पे एक ही जगह पे मिल जाना ही हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स है। Fourth one is other market. Nowadays, we can make purchase even while sitting at home through phone or internet. For example, Flipkart, Snapdeal, etc. Market today. और today's market is omnipresent. How? अब हम ये बोलेंगे आज का जो मार्केट है वो omnipresent है। कैसे? कि all around us जो भी मार्केट है सब हमारे आसपास है। आसपास का फॉर्म या आसपास है वो हम कैसे पता करेंगे कि ऑर्डर्स कैन बी मेड फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम। जो भी हमें कुछ भी परचेज़ करना है, लाइक स्टेशनरी हुआ, क्लोथ्स हुए और डिफरेंट गुड्स हुए, ग्रॉसरी प्रोडक्ट हुआ, वो हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं कहीं से भी किसी भी टाइम में थ्रू फ़ोन एंड इंटरनेट। फ़ोन और इंटरनेट, फ़ोन में इंटरनेट के थ्रू ऐसी शॉपिंग साइट्स हैं जिसके थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं, लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जहाँ पे एक साइट ओपन करते ही हमें सब चीज़ एक ही जगह पे इंटरनेट पे अवेलेबल है और वहाँ से हम इजीली उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। How do goods reach these markets? We have just discussed the various type of markets from where we buy goods and services. Now let us find out from where the shopkeeper get these commodity. It is not possible for the manufacturer to get in touch with all his customers daily. जैसा कि हमने वेरियस टाइप ऑफ मार्केट पढ़े, ठीक है, वो पढ़ने के बाद हमने ये एनालिसिस किया कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमको चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, मार्केट से जाके परचेज़ कर लेते हैं। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं इन प्लेस ऑफ मनी। अब हमने डिफरेंट शॉप्स मार्केट भी पढ़ लिए थे, वहाँ से भी हम परचेज़ कर सकते हैं। पर क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइजेज होता है कि ये जो शॉपकीपर है ये इस कमोडिटी को कहाँ से लेके आते हैं।
it is not possible for manufacturer to get in contact with all his customer. ये तो मैन्युफैक्चर के लिए भी पॉसिबल नहीं है ना कि एक फार्मर अपने फार्म में बैठा बैठा ये एनालिसिस कर ले कि मैं ये इस ग्रेन को किस कंज्यूमर के पास सेल आउट करूँगा. सो he has to take the help of intermediaries like wholesaler और retailer. उसको वो प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए ऐसे इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत होती है कि वो उनका प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड आउट हो जाए. वो जो इंटरमीडिएटर हैं वो कौन है? होलसेलर एंड रिटेलर्स होते हैं कि वो जो मैन्युफैक्चर का गुड कस्टमर तक पहुंचाते हैं. सिर्फ इंटरैक्शन फर्स्ट लाइन प्रोडक्ट्स का ही होता है हमारा. उस एक प्रोडक्ट पूरा फिनिश प्रोडक्ट ही हमारे पास आता है. वो प्रोडक्ट किस तरीके से असेंबल हुआ, किस किस प्रोसेस के थ्रू गया, कैसे कैसे हुआ, वो हमें नहीं पता. हम तो सिर्फ एक शॉप के पास जाके ही वो सामान लेते हैं. वो कितने हैंड्स के थ्रू आता है वो सब हम इनमें पढ़ेंगे. These intermediaries are traders who connect the producers and consumers. Let us read about wholesaler. They buy goods in bulk from manufacturer or agent and sell them to the retailers. Wholesaler, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जो होलसेलर है वो बल्क मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गुड्स मीन्स सामान को परचेज करते हैं. किससे? मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो सामान बनाता है. और एजेंट से. एंड सेल देम टू द रिटेलर. अब देखो नेक्स्ट, दे primarily perform the role of buying, maintaining stock and supplying goods. वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेंटेन करते हैं उस स्टॉक को, फिर उसको गुड्स को सप्लाई करते हैं. तो ये सब काम होलसेलर का होता है. Their profit margins are low and provide credit facility to रिटेलर्स. कई बार होलसेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी कम होता है और वो क्रेडिट के बेसिस पे अपने जो रिटेलर्स हैं उन्हें प्रोडक्ट दे देते हैं. कौन? होलसेलर्स. होलसेलर्स से कंज्यूमर तक जब वो प्रोडक्ट आता है तो उसके बीच में बहुत प्रोसेस लगता है. उस प्रोसेस को चेन ऑफ मार्केट या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है. कैसे? लेट्स टेक विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन. फार्मर सेल्स कॉटन टू ट्रेडर और एजेंट. जो फार्मर होता है वो पहले कॉटन को ट्रेडर्स या एजेंट को सेल आउट करता है. फिर वो जो एजेंट है वो क्या सेल करता है? कॉटन बॉल को ग्राइंडिंग मिल के अंदर सेल आउट करता है. फिर उस कॉटन बॉल को बेल्स में टर्न किया जाता है. फिर वो जो बेल्स वो सोल्ड होती है स्पिनिंग मील्स में. फिर वो जो स्पिनिंग मील्स है वो किसके अंदर टर्न होते हैं? बेल्स इनटू यार्न में टर्न्स होते हैं. यार्न इज सोल्ड टू यार्न डीलर. जो यार्न होता है फिर यार्न डीलर्स को दिया जाता है. फिर मर्चेंट्स बाय यार्न एंड गिव इट टू वीवर. फिर वो मर्चेंट यार्न को खरीदते हैं और उसे वीवर्स को दे देते हैं. फिर वो वीवर्स उससे ड्रेस मटेरियल में टर्न करता है. फिर वो जो मर्चेंट जो ड्रेस मटेरियल होता है उसको गारमेंट फैक्ट्रीज़ को देता है. फिर गारमेंट फैक्ट्रीज़ उसको चेंज किस में करती है? फिनिश गुड के अंदर चेंज करती है और कस्टमर्स और कंज्यूमर तक एक ड्रेस या एक कोई फैब्रिक का अच्छा क्लॉथ पहुंचता है. बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है. Retailers, they buy product from the wholesaler and sell it to the consumer.
They offer a variety of merchandise टू कंज्यूमर एट रीज़नेबल प्राइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीटेलर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी से गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को परचेज़ नहीं करते, तो वो जो परचेज़ करते हैं वो कम क्वांटिटी में करते हैं, तो उसके लिए वो होलसेलर के पास जाते हैं और उनसे वो जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स है उन्हें परचेज़ करते हैं। The retailer only offers such merchandise for sale that satisfy the demand of consumer. They are a very important link between the producer and the consumer. वो ऐसे सेल आउट करते हैं जो कि कस्टमर्स की डिमांड है उनको ध्यान में रखते हुए उनको फुलफ़िल करते हैं। और जो दूसरी चीज़ है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। All goods travel through a chain of market before they reach us. एक बहुत बड़ी चेन ऑफ मार्केट के थ्रू एक प्रोडक्ट कस्टमर्स के पास आता है। The wholesaler trader purchase in bulk from the manufacturer or agent and stock them in warehouse. The retailer buy from the wholesaler and sells various commodity to the customer in small quantity through different kind of retail outlet. जैसा कि हम सबको पता है कि जो होलसेलर बल्क में सामान लेके वेयर हाउसेस में रख देते हैं और वहीं से रिटेलर उनसे जाके परचेज़ करते हैं और वो कस्टमर्स कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनसे परचेज़ करके आते हैं और धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर तक उन्हें सेल आउट करते हैं। Markets and inequality. Markets create unemployment opportunity and indicate the country's progress and generate revenue, but on the other hand, they also promote inequality. Market link the producer to the consumer, but not everyone gains equally from all the buying and selling. जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट हम सभी पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत से पीपल की रिक्वायरमेंट होती है जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। इवन वो प्रोवाइड भी करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट उसके साथ साथ हमारे वो जब प्रोवाइड करता है तो हमारी कंट्री की क्या होता है, रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है और उससे हमारी कंट्री को प्रोग्रेस मिलती है। वहीं वो इनइक्वालिटी भी प्रमोट करता है। जिस तरीके से प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में ये एज अ लिंक काम करता है, वहीं पे जो बाइंग और सेलिंग का जो गेन्स है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। हाउ, लेट्स सी। Let's take illustration of small shop of vendor और मॉल्स। जैसे कि हमने देखा कि किसी वीकली मार्केट को या मॉल्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ जो बाइंग और सेलिंग का जो है वो इक्वली नहीं होता है। क्यों? फर्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टेड। देखो, जो स्मॉल शॉप वेंडर्स होते हैं उन्होंने कैपिटल कम इन्वेस्ट की होती है, वहीं जो मॉल्स वाले या कॉम्प्लेक्स जिनके पास होता है वो हाई कैपिटल इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरीके से वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट लेके आएंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है ना वीकली मार्केट के लोगों के पास, तो वो इतना इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। सेकंड, अर्निंग। जो वीकली मार्केट के पीपल होते हैं या जो स्मॉल शॉप वेंडर होते हैं उनकी इतनी अर्निंग भी नहीं होती है। सपोज़ उन्होंने पूरे वीक के अंदर जितने अपने प्रोडक्ट 10 दिन में बेचे उसकी कॉस्ट बहुत मिनिमम थी, वहीं जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल वाला होता है वो एक ही दिन में उस प्राइस टैग को हाई करके एक ही दिन में सेल आउट कर देता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों की अर्निंग इक्वल नहीं है, इसलिए भी इनइक्वालिटी आती है। थर्ड वन, बायर्स। जो वीकली मार्केट और जो शॉप्स होती है उसमें इतने बायर्स नहीं आते एज़ कम्पेयर टू शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि दोनों में इनइक्वालिटी शो करती है। वही हम देखते हैं प्रॉफिट्स।
अब प्रॉफिट्स तो दोनों में इक्वल कैसे शेयर हो सकते हैं? जब सेल अच्छी हुई है, अर्निंग अच्छी है, इनकम सोर्स अच्छी है, तो ऑब्वियस है कि शॉपिंग मॉल और वीकली मार्केट के बीच में बहुत वेरिएशन आएगा एज अ प्रॉफिट. Banking system. A bank is an institution which directly or indirectly deal in financial transaction. बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपसे मनी डिपॉजिट भी करता है, आपको मनी प्रोवाइड भी करता है एज अ लोन. किसी भी बिजनेस पर्सन को या किसी भी नॉर्मल पर्सन को मनी की रिक्वायरमेंट हो तो वो बैंक से जाके एज अ लोन मनी का ट्रांजेक्शन कर सकता है. एनीवन कैन अप्रोच एंड ओपन ए बैंक अकाउंट इन द बैंक. कोई भी पर्सन जाके बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है, उसके लिए उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है. Even large sum of money can be transferred easily from any corner of the world from one account to another. Transaction can be made through bank draft, check and online banking. अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसके थ्रू हम किसी भी कंट्री में अगर हमें मनी की रिक्वायरमेंट है तो हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. किसके थ्रू? चेक्स के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू. हम इधर उधर कहीं पे भी है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग अपना जो मनी है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. हमें रिक्वायर है तो हम उससे मनी ले भी सकते हैं, और अगर किसी दूसरे पर्सन को भी रिक्वायरमेंट है तो हम उसे दे सकते हैं. ATMs are also used to withdraw money. So the full form of ATM is Automated Teller Machine. वो एक कार्ड के फॉर्म में आपको दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपना जो मनी है वो कभी भी किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं. The Reserve Bank of India control and supervise the function of bank all across India. जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, वो पूरा कंट्रोल और सुपरवाइज़ करता है जितनी भी बैंक ऑल ओवर इंडिया है उनके ऊपर, और RBI के ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करना पड़ता है. जो इंस्ट्रक्शन RBI देता है उसको जितने भी बैंक्स हैं उनको फॉलो अप करना होता है. बैंकिंग बिकेम मच ईजियर टास्क फॉर पीपल. ये जो बैंक के थ्रू बहुत ईजी से हम लोग मनी को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, मनी को लेंड भी कर सकते हैं, और या तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो सब हमारा जो काम है वो बहुत ईजी हो गया है. ये सब ऑनलाइन सिस्टम से और भी ज़्यादा ईजी हो गया है. बट उसमें भी क्या होता है, सर्टेन प्रॉब्लम्स अराइजेज हो जाती है. कैसे कि बैंक होल्डर या जिस पर्सन का बैंक के अंदर अकाउंट है उसको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है. कभी भी अपने जो अकाउंट नंबर है वो किसी के साथ शेयर नहीं करने, और जो पिन्स या जो कोड आपका होता है उसको भी आपको किसी को के साथ शेयर नहीं करना होता है. अगर कोई आपसे पूछे तो ये चीज़ आप पहले जाके अपने बैंक में डिस्कस करें, उसी के बाद किसी के साथ शेयर करें.